गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल योर डेली डोज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायबिटीज़ के टाइप्स की, कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको रफली बताई थी। और एक डायबिटिक पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की, हाइपरग्लाइसीमिया की, HHTN की, HHND की, वो सारी चीज़ें हमने आपको HHNS की बताई थी। ठीक है, अब हमने वहाँ पे वीडियो को स्टॉप किया था कि इसकी मेडिकेशन और मेडिकेशन को कैसे हम टाइट्रेशन में जाएंगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं जो वो हमारी पिछली वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायबिटिक मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, डायबिटिक मेडिकेशन एक अलग चीज़ हो गई और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट एक अलग चीज़ हो गई। उसमें एक थर्ड थिंग आती है, डायबिटीज़ रिवर्सल। तो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें कई लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स भी होती है। उसके बाद वो लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ वो हेल्थी लाइफ जीते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनीथिंग, बट दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट। ओके, सो अगर हम बात करें डायबिटिक मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट की, तो डायबिटिक मैनेजमेंट में पहली चीज़ आती है नेचुरल न्यूट्रिशनल थेरेपी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये चीज़ें। सेकंड आती है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे, अगर आप लेथार्जिक कंडीशन में लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। फिर आती है आपकी मॉनिटरिंग इन द सेंस कि आप डायबिटिक शुगर आप जो है तो आप सुबह शाम या वंस इन अ वीक या वंस इन अ फोरनाइट आप कैसे उसको चेक कर रहे हैं। थर्ड आती है आपकी फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट इज मेडिकेशन। जो भी डायबिटिक मेडिकेशन होती है, अब कौन सी मेडिकेशन है, क्या है, कैसे है, ये वो अलग पार्ट है। एंड फोर्थ थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पेशेंट को ये बताना कि हाँ आप अपनी केयर कैसे करिए, अपनी फूड केयर कैसे, क्योंकि डायबिटीज़ में सबसे बड़ी इशू होता है डायबिटिक फूड का। अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फूड हो गई तो उसकी हीलिंग बहुत ही इशू आती है और उस हीलिंग को करने के लिए बहुत 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 समय लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है। एजुकेट करना इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी सेल्फ केयर कर सके। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट की बात करें तो ये कई क्लासेस की होती है। पहले तो एक कोट है, द कोट इज कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग एन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट देयर इज नथिंग मोर डिसेप्टिव देन द ऑब्वियस फैक्ट। ये सबसे बुरी चीज है, ये ऑब्वियस फैक्ट जो होते हैं कि हाँ भाई किसी को डायबिटिक हो गया तो उसको चीनी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, ये चीजें, या स्टार्च रिच फूड नहीं लेना है। तो ये जो ऑब्वियस फैक्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं। लोग ये चीज़ें खाना बंद करते हैं, एनर्जी लॉस होती है बॉडी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड। तो अगर आप वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, बॉडी में एनर्जी लॉस होगी, बॉडी का प्रोटीन और फैट बर्न होगा, फैट की से बर्न होगा तो फिर यूरिन में कीटोन बॉडीज आएंगी, कीटोएसिडोसिस होगा, वो एक अलग प्रोसेस चलने लगती है। सो जो ऑब्वियस फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को ध्यान नहीं देना है, हमें पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट को अलग हिसाब से ट्रीट करना है। अब करेक्शन टर्मिनोलॉजी में होता यह है कि जो प्रीवियसली टर्मिनोलॉजी थी वो यूज की जाती थी OHA, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, वो दवाइयां जो कि ब्लड में शुगर लेवल कम करती हैं। बट न्यू टर्मिनोलॉजी है उसकी ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, OAD। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स इसको इसलिए बोलते हैं कि कई दवाइयां ऐसी जो न्यूली फाउंड हैं या न्यूली डायग्नोस हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम नहीं करती, वो दूसरे हिसाब से दूसरे तरीके से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करती हैं, बट हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती हैं। तो इस मेडिकेशन चार्ट को आप बड़े प्यार से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई पेशेंट को किसको कौन सी मेडिकेशन कब देनी है ये चीज़ें इस वीडियो में सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी। अब चेंज क्यों किया गया? चेंज इसलिए किया गया कि नॉट ऑल मॉडर्न एंटी डायबिटिक एजेंट्स कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। द न्यू टर्म रिफ्लेक्ट द डिवाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बियॉन्ड द सिंपली लोअरिंग ब्लड शुगर। जो नया टर्म है वो ये डाइवर्स मैकेनिज्म शो करता है कि अगर कोई मेडिकेशन हम लेते हैं, जैसे डायबिटिक मेडिकेशन ही हमने लेना स्टार्ट किया सल्फोनिल यूरिया ग्रुप का, तो हो सकता है वेट बढ़ना चालू हो जाए, या हमने सेमाग्लूटाइड लेना चालू किया तो हो सकता है वेट रिडक्शन होने लगे, अगर कोई दुबला पतला आदमी है तो और दुबला पतला होने लगे। तो इसलिए मल्टीपल इफेक्ट कॉज करती हैं, तो इसलिए इनको एंटी डायबिटिक मेडिकेशन बोला जाता है, ना कि एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, मैग्नेटाइड्स है और सल्फोनिल यूरिया क्लास की जो ग्रुप के ये मेडिकेशन है, सल्फोनिल यूरिया एंड मैग्नेटिनाइड्स, यही दो ऐसी मेडिकेशन हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट DPP4, SGLT2, SGT2, ये सारी मेडिकेशंस
हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती हैं। अब आते हैं HbA1c। जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट हम करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ RBS, वी हैव टू चेक HbA1c। अगर उसका HbA1c लेस देन 7 आता है, 6 नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर 6.5 6.8 आता है, लेस देन 7 आता है, तो उसको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है, कोई मेडिसिन रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं रहती है। अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर लेता है, लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, तो हो सकता है उसका HbA1c रिड्यूस हो जाए। HbA1c रिड्यूस हो जाएगा तो उसका डायबिटिक मेडिकेशन नहीं चलेगा, वो नॉर्मल रहेगा। बट अगर पेशेंट का HbA1c 7 to 8.5 के बीच में आता है, तो हम उसको सिंगल एजेंट मोनोथेरेपी से ट्रीट करेंगे अनटिल अनलेस उसको कोई दूसरा और मेडिकली इशू ना हो। अगर कोई पेशेंट को दूसरा मेडिकल इशू है तो फिर हमको ड्यूल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी में जाना पड़ेगा। बट अगर उसको सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक का इशू है, अगर वो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है, तो उसको हम हमेशा मोनोथेरेपी यूज करेंगे, सिंगल एजेंट, सिंगल डोज। अगर किसी का HbA1c 8.5 to 10 है, तब हम ड्यूल थेरेपी में जाएंगे, 2 डिफरेंट एजेंट डिफरेंट क्लासेस के। अब ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा, डिफरेंट एजेंट डिफरेंट क्लास। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही उसको आप सल्फोनिल यूरिया भी दे दें, सल्फोनिल यूरिया का ग्लिक्लाजाइड भी दे दें और ग्लिमिपिराइड भी दे दें, या आप SGLT2 में उसको डापाग्लिफ्लोजिन भी दे दें, एम्पाग्लिफ्लोजिन भी दे दें। नहीं, 2 अलग अलग क्लास की 2 अलग अलग मेडिकेशन का जो कॉम्बिनेशन है, उससे उसको हमको ट्रीट करना है। थर्ड, अगर किसी का HbA1c ग्रेटर देन 10 आता है, तो यू हैव टू कंबाइंड इंसुलिन विथ ओरल एजेंट्स। सिर्फ ओरल एजेंट पे वो कंट्रोल नहीं होगा, उसको इनिशियली आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, उसके बाद इंसुलिन पे रखना पड़ेगा पेशेंट को। क्या डोजेस क्या होगा वो HbA1c एंड फास्टिंग PP शुगर पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से उसकी डोजेस बैलेंस करके उसको इंसुलिन प्लस ओरल मेडिकेशन चलाना है, सिर्फ इंसुलिन पे नहीं रखना है। तो ये मेडिकेशन हम करेंगे 4 पार्ट में। HbA1c लेस देन 7, then 7 to 8.5, 8.5 to 10 एंड मोर देन 10 इस पे। अब आते हैं जो डायबिटिक क्लास है, डायबिटिक ड्रग की क्लास है, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है इनिशियल ट्रीटमेंट ऑप्शन, मील प्लानिंग, वेट लॉस, एक्सरसाइज। अगर ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, अगर LSM काम नहीं करता, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट काम नहीं करता, तब वी हैव टू गो फॉर द मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में जो भी आज पिल्स आ रही है मार्केट में, वो इतने क्लास की आती हैं, सल्फोनाइल यूरिया की, मैग्नेटिनाइड्स की, बायोगिनाइड्स की, थायोग्लिनोजोन की, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर की, SGLT2 इनहिबिटर, इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपी में DPP4 एंड GLP1 रिसेप्टर। अब ये कौन सी क्लास है, इन क्लास का क्या काम है, इस क्लास में कौन सी कॉमन मेडिकेशन है जो हम देते हैं, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, अब ये आगे देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये फर्स्ट क्लास ऑफ मेडिसिन है, टारगेट करती है गट में। दीज ड्रग आर डिजाइन टू टारगेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द गट। हम ये जानते हैं कि हमारे गट में एल्वोलाइज होती हैं, एल्वोलाइज पे ही सक्शन होता है, वहीं पे अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशनल फूड का। तो ये मेडिकेशन उस एल्वोलाई पे जाके कवर अप हो जाती है, वहाँ पे सक्शन को रोक देती है, वहाँ पे सक्शन को रोक देती है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है वो बाहर निकल जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है, एनालॉगी एक समझाया है आपको कि थिंक ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटेस्टाइन वेयर स्टार्च इज ब्रोकन डाउन into sucrose and the sucrose is then broken down to glucose which is finally absorbed. These drugs act as a roadblock. हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है, स्टार्च आपका वापस कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज या ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। बट ये मेडिकेशन क्या कम करती है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम चाहिए। इनहिबिटर नाम स्पष्ट बताता है कि ये उस एंजाइम को काम करना ही बंद कर देती हैं, उनके रोड ब्लॉक बना देती है, उनको रोड ब्लॉक हो जाती है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम काम नहीं करता, तो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, स्टार्च वैसे ही पास आउट हो जाता है आपके ब्लड से यूरिन और स्टूल के रास्ते में। They inhibit alpha glucosidase enzyme in the brush border of the small intestine
These enzyme is essential for breaking down complex carbohydrate, polysaccharide and sucrose into the simple absorbable monosaccharide glucose. By inhibiting this enzyme, they delay carbohydrate absorption, which blunts the postprandial glucose spike. खाना खाने के बाद बहुत तेजी से किसी का पीपी शुगर बढ़ रहा है तो आप उसको अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर की मेडिकेशन देंगे, उसका रिडक्शन आ जाएगा। अगर उसका फास्टिंग शुगर ठीक है, पीपी शुगर रेज कर रहा है, तो यू हैव टू चूज दिस क्लास ऑफ मेडिकेशन। अब ये खुद अब्जॉर्ब नहीं होती ब्लड स्ट्रीम में, लोकली काम करती है, चली जाती है। अब इसके साथ एक ये है अकारबोज एंड वोगलीबोज, बट इशू ये है कि इस मेडिकेशन को आपको मील के साथ ही लेना पड़ता है। मस्ट बी टेकन विद द फर्स्ट बाइट ऑफ ईच मील बिकॉज इट नीड टू मिक्स विद द फूड टू बी इफेक्टिव। अगर भूल गए तो इस दवाई को खाना खाने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट लेने के बाद ये दवाई कोई काम नहीं करती है, क्योंकि ये दवाई फूड के साथ मिक्स होती है। ये मेडिकेशन फूड के साथ मिक्स होता है। फूड जैसे जैसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम आता है उसको इनहिबिट करता है, स्टार्च को ब्रेक नहीं होने देता। तो अगर आपने खाना खा लिया है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम आ गया है, वो ब्रेक कर चुका है, तो इस मेडिकेशन का कोई यूज़ नहीं है। सो प्राइमरी कंट्रोल इसका होगा जो पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होता है खाना खाने के बाद, उसको टारगेट करता है। ये इनिशियल आइडियल पेशेंट इसके ये होते हैं जिनकी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, या जिनके पास कुछ ऐसे पेशेंट जिनका खाली पोस्ट पेरेंडियल पीपी शुगर ही बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, वो इसके आइडियल पेशेंट होते हैं। एफिकेसी मॉडेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। HbA1c रिडक्शन में 0.5% ये रिड्यूस करती है। सबसे बेस्ट काम करती है ये जब इसको आप बायोगेनाइड्स मेटफॉर्मिन के साथ मिक्स करके देते हैं ड्यूल थेरेपी में। ये अलोन थेरेपी में काम बहुत कम करती है। अगर इस मेडिकेशन को आप सल्फोनिल यूरिया ग्रुप या मेटफॉर्मिन या बायोगेनाइड्स के साथ मिक्स करके देते हैं तो बहुत अच्छा ये काम करती है। तो पहली क्लास ऑफ मेडिकेशन क्या है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। एडवांटेजेस क्या हैं? ये ब्लड में मिक्स नहीं होती तो ब्लड में शुगर लेवल कम नहीं करती, इसलिए किसी भी प्रकार से हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं कराती है। तो इस मेडिकेशन को मॉर्निंग इवनिंग कोई इशू नहीं होता है। फास्टिंग पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो लोग भूखे रहते हैं, जिनकी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, जैसे रमज़ान में, नवरात्रि में, या कोई डायबिटिक पेशेंट है जो वीकली फास्ट करता है, उसके लिए ये मेडिकेशन सबसे बेस्ट है। दे कैन टेक द पिल ओनली व्हेन दे ईट विदाउट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड। जब भी वो खाना खाएं इस दवाई को खा लें, उनका शुगर कंट्रोल में रहेगा। अब हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे एल्डरली पर्सन है, उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्की है, तो वो खत्म करना चाहिए। अब इशू क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जीआई में। जीआई में इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्पष्ट कॉमन रहती है ग्लूकोज अब्जॉर्ब करने के लिए, मगर जब स्टार्च आगे जाने लगता है तो स्टार्च इशू कर देता है। स्टार्च जाने लगता है तो स्टार्च इशू करता है, स्टार्च इशू करता है तो स्टार्च जीआई ट्रैक में जाके तो डिस्टर्बेंस कॉज करता है, फ्लोटेंस होती है, ब्लॉटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, डायरिया होता है पेशेंट को। क्योंकि अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट कोलन तक जाता है, कोलन में बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, वो उस पर इफेक्ट करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ब्लॉटिंग होती है। ये सारी चीज़ें हैं। साइड इफेक्ट पुअर पेशेंट के कॉम्प्लाइंसेस में है। अब दूसरी सबसे कॉमनेस्ट आती है बायोगेनाइड्स। बायोगेनाइड्स मेटफॉर्मिन। Metformin is a cornerstone of T2 diabetic medication and it is recommended for the first line agent. मैंने पहले भी बताया था, कोई भी पेशेंट अगर डायग्नोस हुआ, फर्स्टली डायग्नोस, वी हैव टू स्टार्ट विद द बायोगेनाइड्स। मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर है, इंसुलिन सेंसिटाइजर के साथ प्राइमरीली रोल करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, मेजरली इफेक्ट करती है लीवर पे। इट इज प्राइमरली एक्ट एज अ हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। It decreases glucogenesis, the creation of new glucose and glucogenolysis, the breakdown of stored glucose. This makes highly effective in the control fasting blood glucose. ये जैसे अकारबोज थी पीपी में, ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में काम करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो मसल्स तक ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कराते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एनारोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। गट माइक्रोबायोटा के लिए बहुत ही अच्छा है। इस मेडिकेशन के लेने से कभी भी आपको IBS नहीं हो सकता। IBS एक
इंटेस्टाइन का रोग होता है, ठीक है, उसको इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, वो नहीं हो सकता इससे, मेटफॉर्मिन से ये चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। अब मोनोथेरेपी का प्रोटोकॉल इसका ये है कि अगर किसी पेशेंट का HbA1c 7 to 8.5 है तब स्टार्ट करेंगे। इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे 500 mg OD से, अगर वो कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल होता तो एक हफ्ते बाद उसको 500 BD पे ले आएंगे। 500 BD के बाद आप थर्ड टाइट्रेशन करेंगे, 1000 मॉर्निंग 500 नाइट। उसके बाद अगर उस पर भी कंट्रोल नहीं होता तो मैक्सिमम डोजिंग इसकी 2000 mg पर डे होती है। आप 1000 OD 1000 मॉर्निंग 1000 इवनिंग करके 1000 BD आप कर देंगे। ये है इसकी टाइट्रेशन की डोजेस। जब तक ये पूरी टाइट्रेशन आप फॉलो नहीं कर लेते तब तक आपको ड्यूअल थेरेपी पे नहीं जाना, अनटिल अनलेस 8.5 के ऊपर HbA1c हो। क्रूशियल है टाइट्रेशन डोजिंग अब, और पेशेंट को सब थेरेपेटिक डोज पे नहीं छोड़ना है कि आधी गोली खाइएगा, चौथाई गोली खाइएगा, ये नहीं करना। मिनिमम डोज 500 mg, मैक्सिमम डोज 2000 mg। टाइट्रेट करने का सिस्टम वीक बाई वीक आप इसको टाइट्रेट करते चले जाएंगे। एडवांटेजेस अगेन, कॉज करती है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं होती क्योंकि इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। ये वेट न्यूट्रल है या माइल्ड वेट लॉस कराती है। वेट न्यूट्रल इन द सेंस इसलिए है, जैसे अभी आप अगले सल्फोनिल यूरिया ग्रुप पढ़ेंगे वहां पे वो वेट इंक्रीज कराती है, या सेमाग्लूटाइड वो वेट रिड्यूस कराती है। ये वेट न्यूट्रल है, इसको वेट पे कोई असर नहीं पड़ता है। सेकेंड, एफिकेसी मैक्सिमम इफेक्टिव है HbA1c रिडक्शन में 1 to 1.5% अप टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ये रिड्यूस कर देती है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई बहुत ज्यादा महंगी मेडिकेशन नहीं है। अब एडवर्स इफेक्ट अगेन GI टॉलरेंस, जाहिर सी बात है बॉडी में कोई नया मेडिकेशन जाएगी तो GI इंटॉलरेंस हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज कराती है मसल्स में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो ये मेटफॉर्मिन विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, अब्जॉर्प्शन को रोकती है। अब्जॉर्प्शन को रोकने के कारण विटामिन B12 जो होता है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो सामान्य तौर पे अगर कोई पेशेंट लॉन्ग ड्यूरेशन मेटफॉर्मिन पे है तो उसको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में कॉमन बात है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं विटामिन B के। अब लैक्टिक एसिडोसिस रेयर कॉम्प्लिकेशंस है मगर सीरियस होता है किसी को, अगर वो निग्लिजिबल पेशेंट के बराबर होता है। किसी बहुत ही निग्लिजिबल केसेस में ये होता है, बट कोई अगर ऐसा पेशेंट जो और किसी डिजीज से इफेक्टेड है उस कारण में ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहते हैं, और अगर होता है जिसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। अब उसके आती है ग्लिटाजोन्स, थायोजिनोलाडाइन, इतना लंबा सा नाम है नहीं पढ़ते, TZD जानते हैं बस। ग्लिटाजोन्स मेटफॉर्मिन, ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर हैं, ये भी लीवर पे एक्ट करती हैं, इंसुलिन को काम करती हैं। सबसे कॉमनली यूज ड्रग आज की डेट में पायोग्लिटाजोन है जो यूज करती है। मैकेनिज्म अगन PPAR गामा एंटागोनिस्टिक है जो कि ग्लूकागॉन के फॉर्मेशन को ग्लूकोज में रोकती है। दिस एक्टिवेशन प्रमोट द क्रिएशन ऑफ न्यू स्मॉल हाई इंसुलिन सेंसिटिव फैट सेल एडिपोसाइट्स। These lead to lipid steal phenomena where fat is redistributed from visceral area like liver and muscle to subcutaneous adipose tissues, thereby improving insulin sensitivity in the liver and muscles. जो भी हमारे बॉडी में ये इसको बोलते हैं लिपिड स्टील, जो बॉडी में लिपिड स्टोर रहता है उसको चुरा लेती है, उसको बॉडी के एडिपोज टिश्यूज में ले जाके स्टोर करती है जहाँ पे एक्चुअल फैट स्टोरेज की जगह है, ठीक है। लीवर से और मसल से इसको हटाती है। जब लीवर मसल से फैट हट जाता है तो कीटोएसिडोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो पेशेंट में ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल बना रहता है। नंबर 1 चीज। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट NAFLD का है, NAFLD इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो उन पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है पायोग्लिटाजोन की। डोजेस 5 से 15 mg OD, स्लो ऑनसेट एक्शन है, 3 से 4 महीने लगते हैं इसको मैक्सिमम इफेक्ट शो करने में। प्राइमरली इंडिकेशन पेशेंट जिनको मैंने बताया अभी, NAFLD के जो पेशेंट हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट है अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो। एडवांटेजेस, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती है, ड्यूरेबल इफेक्ट होता है, बीटा सेल को प्रिजर्व करती है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। बट साइड इफेक्ट इसका थोड़ा सा है। साइड इफेक्ट बॉडी में फ्लूइड रिटेन कराती है, वेट गेन कराती है, तो पीडल एडिमा कॉज हो जाता है। ये वो पेशेंट जो नया क्लास 3 के हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या CVD CAD के पेशेंट हैं, उनके साथ ये मेडिकेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है।
कि अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का, सीएडी का, सीवीडी का, एमआई का है तो ये पायोग्लिटाजोन उसको नहीं देनी है अगर उसको कार्डियक मेडिकेशन चल रही है तो। अब फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ती है, ये क्या करती है वहाँ से एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करती है, जो फैट कुशन होता है उसको कम करती है, ब्लड बोन्स को पोरस बनाती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लैडर कैंसर काज करती है, हिस्टोरिकल कंसर्न है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है ब्लैडर कैंसर पे, बट अभी आज की डेट में उतना कोई खास कंसर्न नहीं है इसका। मैक्युलर एडिमा बता ही दिया, पीडल एडिमा कॉज करती हैं ये दवाइयाँ। फोर्थ टाइप, पहला अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, दूसरा बायोगिनाइड्स, तीसरा ग्लिटाजोन्स, चौथा सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप ये एक्चुअल मेडिकेशन है डायबिटीज का, मेटफॉर्मिन एंड यू। इंसुलिन सिक्रोडोज बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये मेडिकेशन पैंक्रियाज के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, उसमें जितना भी इंसुलिन होता है वो सब निकाल के बाहर कर देती है। तो इस मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको पेशेंट का सीरम इंसुलिन चेक कराना पड़ता है। अगर पेशेंट में इंसुलिन बन रहा है, फंक्शनल नहीं है तो वो एक अलग पार्ट है, अगर नहीं बन रहा है, बीटा सेल काम नहीं कर रही है, तब हम इस मेडिकेशन को देते हैं। ठीक, मैकेनिज्म क्या है, ये स्क्वीज आउट करती है, जैसे नींबू गाड़ा जाता है वैसे ये पूरा का पूरा इंसुलिन जो भी बना 1-2 ड्रॉप बचा रहता है वो सारा उसमें से निकाल देती हैं। सबसे बहुत बड़ा इनका एटीपी सेंसिटाइजिंग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। ब्लॉकेज लीड करता है डीपोलराइजेशन को, जो कैल्शियम को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद सब्सीक्वेंट रिलीज कराता है इंसुलिन का बाद में भी। अब इन मेडिकेशन के साथ थोड़ी सी सेकेंड जनरेशन मेडिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है। थर्ड जनरेशन ग्लिमिपिराइड 0.5 से 4 mg तक, इन ग्लिक्लाजाइड 30 से 120 mg तक अवेलेबल है सस्टेनेबल रिलीज में। हाईली इफेक्टिव होती हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, जहाँ पे कॉस्ट इशू आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दी जाती हैं। जो कैटाबोलिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको वेट कम होता है उनके लिए सबसे बढ़िया मेडिकेशन है। कोई दुबला पतला पेशेंट है उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिकेशन है, क्योंकि ये एनाबोलिक मेडिसिन है, तो एनाबोलिक मेडिसिन वेट गेन कराती है। उसके लिए मोनोथेरेपी अगर फेल हो जाती है तब इसको हमेशा मेटफॉर्मिन के साथ देते हैं, अलोन नहीं देते। सेकेंड थिंग, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉज करती है हाइपरग्लाइसीमिया। तो कोई ऐसा पेशेंट जो फास्टिंग पे है, कोई ऐसा पेशेंट जिसने अपनी मील स्किप की हुई है, उसको ये मेडिकेशन नहीं देना है, क्योंकि वो, और रात में इसको बिल्कुल नहीं देना क्योंकि फास्टिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कॉज करती है हाइपोग्लाइसीमिया। It is the most significant and dangerous side effect because they stimulate insulin release independent of food intake. Patient are at high risk of they skip the meal. ऐसे पेशेंट जो फास्टिंग में हैं, जिन्होंने मील स्किप कर रखा है, वो हाई रिस्क पे रहते हैं। तो इसको देने के लिए पेशेंट को क्रिटिकल एजुकेशन देना है। पेशेंट को पहले ये बता देना है कि खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले ये मेडिकेशन ले लीजिए, और अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो डोज स्किप नहीं करिए। अगर आपने डोज स्किप कर दी है तो ये मेडिसिन नहीं लेना है। अगर सुबह का खाना, आप ऐसा सिचुएशन आ गई आप सुबह खाना नहीं खा पाते, तो इस मेडिसिन को नहीं खाना। जब भी इस मेडिसिन को लेना है उसके बाद खाना ज़रूर खाना है। सल्फोनिल यूरिया फेलियर कभी कभी नो रिस्पॉन्स करती है। ये स्टार्ट में पेशेंट को सीवियर बीटा एग्जॉस्शन हो जाता है, धीरे धीरे बीटा सेल का प्रोडक्शन कम कर देता है। सेकेंडरी फेलियर में क्या करता है, ये ज़बरदस्ती बीटा सेल को एक्टिवेट करती है कि आप इंसुलिन प्रोड्यूस करो, इंसुलिन को निकालो। धीरे धीरे ओवर यूज होने के कारण बीटा सेल खत्म हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है ह्यूमन बॉडी। अब तीसरी तरह की जो थेरेपी आती है वो आती है इंक्रेटिन बेस्ड। अब इंक्रेटिन हमारे स्टमक में पड़ा हुआ एक पदार्थ होता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आपने 10 रुपए का, अगर आपको कोई दो चीज़ें लेनी है, सपोज दैट इफ यू गो एंड बाई दिस कार्टून, यू हैव टू पे 10 रुपीज़। अगर यही कार्टून आपको 10 लेना है, यू हैव टू पे 100 रुपीज़। तो इंक्रेटिन एक हार्मोन होता है जो हमारे गट में पड़ा रहता है। हम जितना भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वो ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आप बोलो लीवर और बीटा सेल को कि इतना इंसुलिन प्रोड्यूस करें। अब वो अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 के बराबर होगा, 10 रोटी खाते हैं तो 10 के बराबर होगा। तो क्लास ऑफ ड्रग ये इंक्रेटिन इफेक्ट कॉज करती है। द ऑब्जर्वेशन दैट ओरल ग्लूकोज स्टिमुलेट एज मच ग्रेटर इंसुलिन रिलीज देन द इक्विवेलेंट आईवी डोज। दिस इज ड्यू टू द गट हार्मोन्स GLP-1 एंड GIP, ठीक, which is released after meal। खाना खाने के बाद ये रिलीज होते हैं। दे सिग्नल द पैंक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन
इन ग्लूकोज डिपेंडेंट मैनर। ग्लूकोज डिपेंडेंट मैनर ये है कि जितना आपने खाया उतना इंसुलिन रिलीज होगा। ओनली व्हेन ब्लड शुगर इज हाई द T2 डायबिटीज दिस इफेक्ट इज ब्लंटेड। जब टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो उसमें इंक्रेटिन खत्म होने लगता है, GLP-1 और GIP जो हार्मोन्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। तो आप अगर 4 रोटी खाते हैं और इंसुलिन 2 ही रोटी का सीक्रेट होता है तो 2 रोटी का ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में बना रहता है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। प्रॉब्लम क्या है? एंडोजीनस इंक्रेटिन्स आर ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली बाय द एंजाइम कॉल्ड DPP-4। DPP-4 एक एंजाइम होता है जिससे जो इंडिजिनस हमारी बॉडी के अंदर इंक्रेटिन होता है बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है। तो इसको ब्रेक डाउन ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? DPP-4 के एक्शन को कम करना पड़ेगा। तो DPP-4 के एक्शन को हम कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? DPP-4 इनहिबिटर। तो DPP-4 एक्शन नहीं करता, इंक्रेटिन को ब्रेक डाउन नहीं करता, इंक्रेटिन हमारे गट में काफी समय तक बना रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो इंक्रेटिन वापस पैंक्रियाज को बोलता है कि आप इतना ब्लड में इतना इंसुलिन सिक्रीट करो। तो अब आते हैं एक क्लास DPP-4 इनहिबिटर ग्लिप्टिन्स। विलिडाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, टिनलियाग्लिप्टिन। तो ये ग्लिप्टिन टाइप की जितनी मेडिकेशन है सब DPP-4 क्लास में आती हैं। इमेजिन इंक्रेटिन्स आर वेटर, ये एक एनालॉजी दी आप पढ़ के इसको समझ सकते हो। दे ब्लॉक द DPP-4 एंजाइम इंक्रीजिंग द लाइफ स्पेन ऑफ बॉडी ओन GLP-1 एंड GIP। दिस रिस्टोर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। जो अभी मैंने बताया कि ये DPP-4 क्या करते हैं? GLP-1 और GIP को बहुत ज्यादा समय तक हमारी बॉडी में रहने देते हैं, जिस कारण से हमारी बॉडी में ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन बना रहता है। जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो सिटाग्लिप्टिन, विलिडाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ये सारी ड्रग्स हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं होता क्योंकि ये जितनी जरूरत होती है उतना ही इंसुलिन सिक्रीट कराते हैं। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता है। वेट न्यूट्रल होते हैं, कोई वेट गेन नहीं कराते हैं, वेल टॉलरेटेड होते हैं, कोई बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। लिनाग्लिप्टिन जो CKD के पेशेंट हैं उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? इसमें डोज रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सक्साग्लिप्टिन ये हाई रिस्क है जो एसोसिएटेड होती है, जो हाई रिस्क में हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके लिए। एफिकेसी मॉडरेटली इफेक्टिव होता है, 0.7 to 1% आपका वो कम करता है HbA1c। पोस्ट पार्निडल ग्लूकोज को, PP ग्लूकोज को प्राइमरली टारगेट करता है। अब आता है GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक ओरल सिमेटाग्लूटाइड। mechanism instead of protecting endogenous incretin, this is synthetic GLP-1 analog that directly stimulate the GLP-1 receptor. It promotes pharmacologically level of GLP-1। ये GLP डायग्नोज नेचुरली हमारी बॉडी में नहीं होती। ये GLP-1 रिसेप्टर सेमाग्लूटाइड जो भी होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं, GLP-1 के एनालॉग होते हैं, ये हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं और बॉडी में से इंसुलिन सिक्रीट कराते रहते हैं। इंसुलिन सिक्रीट कराते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है। स्टिमुलेट ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज, सप्रेस ग्लूकागॉन सिक्रीशन, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज सैटिटी। इंक्रीज सैटिटी मतलब पेट भरा भरा लगता है। सेंट्रल इफेक्ट होता है सिग्निफिकेंट वेट लॉस का। आप मैक्सिमम अगर आप अपने आसपास के किसी सेलिब्रिटीज को या किसी को भी देखते हैं जो हैवी वेट रहते हैं, बहुत कम वेट, बहुत जल्दी बहुत वेट रिडक्शन कर लेते हैं। दिस इज द मेन इफेक्ट। सेमाग्लूटाइड इज द मेडिकेशन। सेमाग्लूटाइड के इंजेक्शंस आते हैं वेट रिडक्शंस के लिए, बट दैट सपोज टू बी टेकन इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। बिना प्रोफेशनल्स के इनको नहीं लेना चाहिए। अब मस्ट बी टेकिंग कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक, स्मॉल सिप वाटर के साथ लेते हैं। पेशेंट मस्ट वेट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन। सुबह सुबह खाली पेट इसको लिया जाता है। इसके लेने के कम से कम 30 मिनट बाद कुछ भी खाना या पीना है, अंदर जाके पड़ी रहती है। जब भी आप कुछ खाते हैं तुरंत इंसुलिन रिलीज करने के लिए इंडिकेट करती है पैंक्रियाज को, इंसुलिन रिलीज होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज वॉश आउट हो जाता है। टाइट्रेशन 3 mg से स्टार्ट करते हैं डेली फॉर 1 month। एसिमिलेशन करते हैं डोज का, अगर काम कर रही है उसी पे चलने देते हैं, नहीं काम करती तो 7 mg तक जाते हैं। मैक्सिमम 14 mg तक जा सकती है, उसके ऊपर इसकी मेडिकेशन नहीं दी जाती। हाईली इफेक्टिव होती है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में एंड वेट लॉस में। क्यों? डोजिंग बैलेंस नहीं करनी, आप दे सकते हो। GI साइड इफेक्ट होता है क्योंकि बहुत ही पेट भरा भरा रहता है, आपको भूख नहीं लगती।
तो जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो अपना काम करते हैं, इसलिए जीआई साइड इफेक्ट होता है। एक्सेलेंट ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए जो ओबेस हैं, जो मोटे हैं और डायबिटिक हैं, उन पेशेंट के लिए एक्सेलेंट ऑप्शन है। बट थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट है कि ये महंगी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, या वो लोग जो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेशेंट अफोर्डेबल है तो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर्स, द मिरेकल ड्रग। SGLT2 इनहिबिटर्स जो करते हैं सीमाग्लोटाइड को इनहिबिट करती हैं, ये ऐसी क्लास की ड्रग हैं जिसको आप बेधड़क किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। किडनी का पेशेंट है, लीवर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, वेट वाला पेशेंट है, कमजोर पेशेंट है, किसी को भी ये ड्रग लिखी जा सकती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी क्लास ऑफ ड्रग दैट वर्क्स एंटायरली थ्रू आउट द किडनीज एंड अदर सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर एंड रीनल प्रोटेक्शन। कभी कभी हार्ट के पेशेंट्स को भी इसका एम्पाग्लोफ्लोजिन 10 mg का लिख दिया जाता है। अगर CKD का पेशेंट है उसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे अब्जॉर्प्शन कम करता है, यूरिन के रास्ते सारा ग्लूकोज वॉश आउट करा देता है। दिस इनहिबिट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT2 सोडियम ग्लूकोज लोकली ट्रांसपोर्टर 2 तो जो किडनी का प्रॉक्सिमल टू जहां पे ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है वहां पे ये काम करता है और ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसका ओनली साइड इफेक्ट है ग्लूकोसोयूरिया, ब्लड यूरिन में ग्लूकोज पास होता है, तो यूरिन में जब भी आप टेस्ट कराएंगे ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा अगर पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर्स पे है तो। by blocking SGLT2 they reduce the absorption of glucose in kidney so that if increase urine output of glucose, lowering blood sugar level, insulin dependency कम करती है। सबसे बढ़िया ड्रग है ये HbA1c कम करने के लिए। 1.5 से 2% तक HbA1c इसका कम होता है। दो कॉमन ड्रग है डापाग्लिफ्लोजिन 5 और 10 mg के कंपोजिशन में एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 से 25 के कंपोजिशन में, एंड केनाग्लिफ्लोजिन ये थर्ड का है बट बहुत कम यूज की जाती है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कराती है, HbA1c कम करती है, वेट लॉस कराती है क्योंकि कैलोरी ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकाल देती है, ब्लड प्रेशर रिडक्शन कराती है ऑस्मोटिक डायलिसिस के कारण, रीनल प्रोटेक्शन कराती है, इट रिड्यूस इंट्राग्लोबुलर प्रेशर बाय कॉजिंग इफेक्टिव एट्रियल वेसो कंस्ट्रक्शन, वहां पे कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन कराती है, रीनल लीवर प्रोटेक्शन कराती है। एडवर्स इफेक्ट होता है क्योंकि यूरिन UTI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज जब पास होता है यूरिन में सिस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे ईस्ट इन्फेक्शन होता है आपकी यूरिन में, और बहुत ही रेयरली यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है बट दैट विल बी मैनेजेबल। अब प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट जो कॉम्बिनेशन होता है कि अगर कोई पेशेंट 8.5 से 10% तक है, तो अगर कोई पेशेंट CVD का है, हार्ट फेलियर का है, तो ऑलवेज आप उसको मेटफॉर्मिन के साथ SGLT2 इनहिबिटर स्टार्ट करेंगे। अगर SGLT2 इनहिबिटर नहीं है तो सेकंड चॉइस आपकी GLP-1 इनहिबिटर आएगी। अगर कोई पेशेंट जिसको हाईली हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है तो चॉइस ऑफ ड्रग उसकी DPP-4 होती है। DPP-4 को आप टाइट्रेट करेंगे मेटफॉर्मिन की डोजेस के साथ। अगर कोई सी पेशेंट का कॉस्ट मेजर इशू है या लीन पेशेंट है देन यू हैव टू गो फॉर सल्फोनिलयूरिया, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड एड विथ मेटफॉर्मिन। अगर कोई पेशेंट ओबेस है और उसकी वेट लॉस प्रायोरिटी है तो ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर SGLT2 इनहिबिटर सीमाग्लोटाइड, अगर उसको कंसर्न नहीं है तो। अगर कोई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का पेशेंट है तो यू विल गो फॉर द ग्लिक्लाजाइड पायोग्लिटाजोन। अगर इसके बाद भी पेशेंट मोर देन 10 HbA1c का है तो यू हैव टू गो फॉर द ट्रिपल डोजिंग थेरेपी का। उसमें आप एक सल्फोनिलयूरिया रखते हैं या बायोगेनाइड्स रखते हैं, SGLT2 रखते हैं अगर कार्डियोवेस्कुलर इशू है, रीनल इशू है या हेपेटिक इशू है। अगर पेशेंट को कार्डियोवेस्कुलर हेपेटिक इशू नहीं है तो इन दोनों ऑप्शन में से आप मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलयूरिया ग्रुप एंड DPP-4 या सल्फोनिलयूरिया ग्रुप, मेटफॉर्मिन और SGLT2 दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो अब मेन आता है पेशेंट को एजुकेट करना ही कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज आती है डाइटरी मैनेजमेंट। उसको खाने पीने का बताइए, कैसे खाना है, क्या खाना है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताइए, ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए, शुगर चेक के बारे में बताइए, फूड केयर बताइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट बताइए, प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, डेंटल हाइजीन देखना है। ये सारी चीजें आपको पेशेंट को बतानी है।
अब फूड केयर में थ्रू आउट इंस्पेक्ट अपना डेली फूड चेक करे पेशेंट, अगर कोई इश्यू है तो उसको प्रॉपरली वॉश करे, वॉश करने के बाद उसका नरिशमेंट करे, केयर करे। फूड केयर, जो डायबिटिक फुट आता है वो केयर करना है, एमरी बोर्ड से शेप देना है, बेयर फुट वॉक नहीं करना है, प्रॉपर साइज के शूज पहनना है जो शूज कट ना करें, ठीक। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये होती है मैक्रोवास्कुलर, माइक्रोवास्कुलर, ब्रेन में आपके टीआईए होता है, डिमेंशिया होता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो जाता है, फिर बीडी हो जाता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, रीनल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, आपका ग्लूकोमा होने लगता है। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की हैं। तो ये एक आउटलाइन आपको मैंने बताई कि डायबिटिक मेडिकेशन किस क्लास की होती है, कितने क्लास की होती है, कौन कौन से क्लास की मेडिकेशन किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, किस किस कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने से पहले एक बार इस वीडियो का रेफरेंस ले लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे।